हेलो साथियों, मैं शिवानी दयामा डेली आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जुड़ती हूँ, जिसमें आपका मैं पढ़ाती हूँ आपको राजव्यवस्था से। एम लक्ष्मीकांत आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एम लक्ष्मीकांत राजव्यवस्था के लिए। तो आपको मैं उसी में मूल अधिकार, जो आपके यानी कि मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है राजव्यवस्था के अंदर। तो मूल अधिकार आपके चल रहे थे, बहुत लंबी टाइम से चल रही है। जैसे कि आपको बता दूं कि मैं छोटी छोटी क्लास के अंदर आपको एक एक टॉपिक के साथ दो दो या तीन तीन अनुच्छेद कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसके तहत में सारे आपके अधिनियम, जो भी अधिनियम हुए उनके संशोधन हुए, आपका आर्टिकल हुआ है, जो भी पॉइंट टू पॉइंट सारे डिटेल में करवा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम लक्ष्मीकांत राजव्यवस्था। तो उसी के आज में, जैसे कि आपको मूल अधिकार पढ़ाई थी, मूल अधिकार में आपको मैंने याद रखना जैसे कि कंप्लीट करवाए थे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 तक कंप्लीट करवा दिए। तो उसके बाद अगला जो हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट डालना अनुच्छेद 23 के लिए आपको सबसे पहले डालना आपको मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार एवं बालक श्रम का निषेध। बालक श्रम का निषेध, ये आपको फर्स्ट पॉइंट डालना। प्लीज सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो हेडिंग होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बारे में चर्चा करने वाली कि कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, कौन सा। पहले तो आपको बता दें कि मूल अधिकार के अंदर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका आर्टिकल नंबर 23 यानी कि आपको लिखना अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बालक श्रम या बेगार लिख सकते हो, बेगार एवं अन्य ऐसे बालक श्रमों को बाल श्रमों पर प्रतिबंध लगाता है, बंद लगाता है। इस व्यवस्था के द्वारा, याद में इस व्यवस्था के अंदर जैसे कि इस प्रकार के जो भी हैं वो इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन इस व्यवस्था के अंदर अंतर्गत कानून का उल्लंघन दंडनीय है, यानी कि दंडित किया जाएगा। अगर इस प्रकार के किसी भी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। और याद रखना, इसके अंदर आपको बता दूं कि इसके अनुसार, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि यह व्यवस्था नागरिक एवं गैर नागरिक सभी के लिए है। यह ना केवल राज्य से यह किसी व्यक्ति को ना केवल राज्य से बल्कि किसी व्यक्ति से भी सुरक्षा प्रदान करता है, कराता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपका मानव दुर्व्यापार होता क्या, तो याद रखना मानव दुर्व्यापार, यहां तक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो मैं बोल के बता दूंगी। मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है। फर्स्ट पॉइंट आपको डालना, प्लीज पॉइंट के अंदर डालते रहना, पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रखना किसी महिला बच्चे, पुरुष एवं बच्चे की वस्तु के समान खरीद बिक्री। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर आपको लिखना है, महिलाओं और बच्चों का एवं
बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वैश्वीकृति भी शामिल है। वैश्वीकृति जो होती है वो भी, वैश्वीकृति भी शामिल है। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, देवदासी, देवदासी एवं दास जैसे सभी कानून, सभी प्रथा याद रखना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपके आसपास बहुत ज्यादा होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, किसी भी महिला का किसी भी तरह से जो गलत होता है, वो आर्टिकल 29 के तहत किस प्रकार प्रतिबंधित किया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। चाहे अगर आप किसी भी एग्जाम में करने के लिए नॉर्मल तो, और किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मूल अधिकार पढ़ना, क्योंकि मूल अधिकार सभी का मूल अधिकार है। उसमें अंदर आपको जानना होता है कि किस आर्टिकल के तहत हुआ, कौन सा अधिनियम किया हुआ, कौन सा अधिनियम को संशोधित किया गया है, कब संशोधित किया गया है, क्या क्या वर्ड शामिल किए गए, तो सभी इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं आपको बोल के बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध की बात करते हैं, तो मानव दुर्व्यापार पहले होता क्या, मानव दुर्व्यापार के बारे में आपको बताऊंगी। पहले अनुच्छेद 23 के बारे में लेते हैं। तो अनुच्छेद 23 जो मानव दुर्व्यापार एवं बेकार या बाल श्रम कह सकते हैं, जैसे अन्य बाल श्रमों पर प्रतिबंध लगाता है। वही अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, इस व्यवस्था के अंतर्गत कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडनीय किया जाएगा। यह व्यवस्था नागरिक एवं गैर नागरिक, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये सिर्फ नागरिकों के लिए, बाहर के लिए, लोगों के लिए, तो याद रखना नागरिक तथा गैर नागरिक सभी के लिए है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को राज्य से सिर्फ नहीं बल्कि किसी व्यक्ति से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मानव दुर्व्यापार होता क्या, तो मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल अगर हम वर्ड करते हैं, महिला, पुरुष एवं बच्चों का जो आपका वस्तु के साथ खरीद बिक्री होती है, वो आपका मानव दुर्व्यापार के अंदर आता है, यानी हमारा को दुर्व्यापार हो जाता है उसके अंदर। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट जैसे कि मैं आपको लिखा हूँ, महिला एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, जिसमें आपको वैश्वीकृति भी शामिल है, ये आपको जानना है, वैश्वीकृति शामिल है। वही थर्ड पॉइंट आपको हो जाता है देवदासी एवं दास जैसे जो आपके इस तरह की कृत्यों को दंडित करने के लिए, याद रखना यहाँ पे आपको लिखना है इस प्रकार की, सॉरी आपको एक बार यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ, जैसे कि आपको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोल के बता दिया है। इसके लिए आपका कानून कौन सा बनाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होता है कि हाँ भी कौन सा कानून दिया गया, इसके लिए व्यवस्था कौन सी की गई, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। तो आपको बता दूं, इस प्रकार के कृत्यों के लिए इस प्रकार के कृत्यों के लिए याद रखना संसद ने अनैतिक, याद रखना आपको सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम है, आपको जानना है, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया। अब आपको एक बार यहाँ से फिर से बोल के बता देती हूँ, समझ में नहीं आया हो तो याद रखना, जैसे कि मैंने सबसे पहले मानव दुर्व्यापार के अंदर बताया था, मानव दुर्व्यापार में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो महिला, पुरुष एवं बच्चों का याद रखना दुर्व्यापार जो होता है खरीद बिक्री वस्तु के संबंध। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं महिला तथा बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, जिसमें आपको वैश्वीकृति भी शामिल है। थर्ड पॉइंट आपको हो जाता है देवदासी, दास प्रथा जो पहले हुआ करती थी, दास प्रथा। इस प्रकार के कृत्यों को याद रखना, संसद ने किस प्रकार का अधिनियम बनाया, तो अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया था। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं बेगार, उसके बाद बेगार के बारे में जानिए कि बेगार क्या होता है, बाल श्रम क्या होता है, मानव दुर्व्यापार मैंने आपको बोल के बता दिया। तो बेगार की अगर हम बात करते हैं, याद रखना बेगार के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना बेगार जो हो जाता है, बेगार का अभिप्राय बिना पारिश्रमिक के किसी व्यक्ति को बिना पारिश्रमिक के किसी से काम करवाना, काम करना, यह व्यवस्था भारत में, याद रखना यह व्यवस्था, यह विशिष्ट भारतीय व्यवस्था। भारतीय व्यवस्था किस प्रकार का होता है, भारतीय व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था आपको बता दूं, आपने अगर दास प्रथा जैसे कि पहले हुआ करते थे, जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार होते थे, भारतीय व्यवस्था जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार अपने नौकरों से
नौकर एवं, याद रखना, नौकर एवं उधार लेने वालों से, कार्य करवाते थे और बदले में बिना पारिश्रमिक, और बदले में पारिश्रमिक भी नहीं देते थे, पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता था। दिया जाता था। अब आपको बता दूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना है, क्योंकि भारत में पहले जो होती थी व्यवस्था, जिसके आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं बेगार के अलावा अनुच्छेद 23, बेगार के अलावा अन्य प्रकार जैसे बलुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाल श्रम। तो बाल श्रम क्या होता है, याद रखना, बाल श्रम के बारे में बात करते हैं। तो बाल श्रम का अर्थ, तीनों जो इसके अंदर नाम दिए हुए हैं, दुर्व्यापार, बाल श्रम और आपका बेगार, तीनों का वर्ड समझाऊंगी तो याद रखना लगाता है। बाल श्रम का अभिप्राय, बाल श्रम का अर्थ, बाल श्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति से बिना उसकी इच्छा के काम करवाना शामिल है। याद रखना इसके अंदर, करवाना, इसमें याद रखना पारिश्रमिक, इसमें शारीरिक एवं कानूनी बाल श्रमी शामिल नहीं है, बल्कि शायद आपको यहाँ दिख नहीं पा रहा हो, लेकिन नहीं दिख रहा तो मैं आपको बोल के बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शामिल नहीं है, बल्कि याद रखना आपका, बल्कि आर्थिक परिस्थितियों से, याद रखना, आपको बता दूंगी बोल के समझा के, आर्थिक परिस्थितियों से ग्रस्त उत्पन्न बाध्यता यथा न्यूनतम स्थिति से कम पर काम करवाना। मैं आपको बोल बता दूं, शायद एक बार देख लेते हैं, दिख पा रहा नहीं दिख पा रहा है तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। याद रखना, आपको पढ़ने की, किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे समझाने के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, सबसे पहले आपको आर्टिकल 23 पढ़ा रही हूँ। आर्टिकल 23 यानी कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोनों आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार का वो करते हैं, उल्लेख करते हैं संविधान के अंदर। तो सबसे पहले आपको बताया कि मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम बेगार का निषेध किस प्रकार से, सबसे पहले मैंने आपको मानव व्यापार बहुत अच्छे से समझाया, मानव दुर्व्यापार सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अधिनियम, भी बताया था अधिनियम जो आपको बनाएगा, अधिनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका अधिनियम समझना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो याद रखना बेगार का अभिप्राय बिना पारिश्रमिक किसी भी व्यक्ति से काम करवाना, यह याद रखना विशिष्ट भारतीय व्यवस्था। जैसे कि आपको बता दूं, पहले जो राजा लोग हुआ करते थे, राजाओं के टाइम पे जो जमींदार होता था सभी से लगान लेता था, तो याद रखना किसी भी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति को अपनी सजा के तौर पे काम करवा सकता था, कोई भी सजा दे सकता था, तो उनको बदले में किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता था। तो ये प्रथा पहले चलती थी। ऐसी प्रथाओं याद रखना, इसमें बंधुआ मजदूरी भी शामिल हो जाता है। इसी प्रकार की प्रथाओं को याद रखना निषेध करता है, पारिश्रमिक के बिना बदले के निषेध करता है। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा अन्य जैसे बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बाल श्रम के अर्थ की अगर बात करती है तो मैंने आपको बेगार का अर्थ बता दिया। बाल श्रम की अगर बात करते हैं तो याद रखना बिना किसी व्यक्ति की इच्छा के काम करवाना, काम लेना उस व्यक्ति से, जिसमें आपका याद रखना शारीरिक एवं कानूनी पारिश्रमी शामिल नहीं है, बल्कि याद रखना ऐसे प्रकार का हो जाता है कि यथास्थिति किसी भी आर्थिक परिस्थिति से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति बाध्य हो जाता है किसी भी काम को करने के लिए, तो उससे बाध्यता पैसे देने के लिए जबरदस्ती से काम करवाया जाता है कि इस प्रकार वो आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो शामिल होते हैं वो सभी इसके अंदर शामिल किए गए। इसके अंदर अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके अधिनियम हो जाते हैं कि अधिनियम कौन कौन से अधिनियम बनाए गए थे इसके लिए। तो आपको सबसे पहले लिखना है इस संबंध में, यहाँ पे लिखना है इस संबंध में बंधुआ मजदूरी, सबसे पहले अधिनियम 1976 बना था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है इसके अंदर
बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूरी अधिनियम, ठीक है ना, 1976 था, याद रखना। अधिनियम 1976। उसके बाद क्या बात करते हैं तो न्यूनतम मजदूरी व्यवस्था अधिनियम, ये कौन सा हो जाता है तो 1948। अगर इसके बाद और एक बात करते तो आपको हो जाता है ठेका मजदूरी, ठेका श्रमिक अधिनियम, श्रमिक अधिनियम 1976। उसके बाद बात करते हैं समान पारिश्रमिक अधिनियम, पारिश्रमिक श्रमिक अधिनियम 1970। सॉरी 1970 लिखना है आपको प्लीज, सॉरी 1970, 1976 ये आपको हो जाएगा, ये आपको 1976 हो जाएगा, ये आपको 1970 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा बोल के बता दिया कि कौन से अधिनियम किस प्रकार बनाए गए हैं और आप याद रखना, लिखते चलना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बेगार का अर्थ बताया था। बेगार कौन सा होता है, किसी भी व्यक्ति को बिना पारिश्रमिक काम करवाना, जिसमें आपका बंधु मजदूरी, आपके पहले जो जमींदार काम करवाते हैं वो आपके सभी शामिल हो जाते हैं। बाल श्रम की बात करते हैं तो बिना किसी व्यक्ति की इच्छा के उससे काम लेना, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आर्थिक स्थिति के कारण किसी भी प्रकार का कोई भी बाध्यता हो जाती है, तो इस प्रकार का आपका इसके शामिल किए गए आर्टिकल 23 के तहत। इसके लिए कौन कौन सी अधिनियम बनाई, सबसे पहले अधिनियम इंपोर्टेंट हो जाती है, किस अधिनियम के तहत क्या कहा गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976 सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं तो याद रखना आपका न्यूनतम मजदूरी व्यवस्था, यानी कि एक न्यूनतम मजदूरी रखी कि इससे कम मजदूरी पे काम करवाया नहीं जाएगा, तो न्यूनतम मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1948 हो जाता है। उसके बाद आपका ठेका श्रमिक अधिनियम 1976 हो जाता है। समान पारिश्रमिक, यानी कि सभी को समान पारिश्रमिक दिया जाएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1970 हो जाता है। ये आपको सारे अधिनियम याद रखने हैं। उसके बाद कुछ और बात करते हैं तो आर्टिकल 23 के तहत सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है कि अपवाद क्या है, प्लीज आप लिख लेना अपवाद के अंदर। तो आर्टिकल 23 के तहत इसके कुछ अपवाद बताएगा। अपवाद के अंदर हम बात करते हैं तो राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था, यानी कि सार्वजनिक उद्देश्य से राज्य को यह अधिकार है, प्लीज लिख लेना। आर्टिकल 23 के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि इस प्रकार का अपवाद दिया गया है कि यह किसी भी राज्य को यह अधिकार है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार की सामान्य, सॉरी जैसे कि आपको बता दूं, किसी प्रकार की सैन्य, जैसे कह सकते हैं सैन्य सेवा या आपका सामाजिक सेवा के लिए आरोपित कर सकता है। इस प्रकार का आपको बता दूं, कोई भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया कि हाँ भी इसको धन देना बाध्य है, राज्य को बाध्य नहीं किया जाएगा धन देने के लिए इस प्रकार की सेवा के लिए। वही अगर बात करते हैं तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखना है कि लेकिन इसमें शामिल करने के लिए राज्य को यह अनुमति नहीं है कि वह जाति, धर्म, लिंग एवं इस प्रकार की किसी भेदभाव के द्वारा तय करें, ठीक है ना। तो आपको एक फिर से बोल के बता, समझ नहीं आया तो आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 के अंदर एक अपवाद दिया गया है। इसका अपवाद की अगर हम बात करते हैं तो राज्य को यह व्यवस्था दी गई, यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सैन्य सेवा या आपका सामाजिक सेवा का आरोपित कर सकता है। इसके लिए उसे ठेका, सॉरी धन देने के लिए आरोपित या बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार का, तो इसके अंदर सिर्फ ये आपको पॉइंट याद रखना है कि राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो लिंग, धर्म, जाति या मूल वंश के आधार पर भेदभाव करके व्यक्तियों को ले, ठीक है, आपको याद रखना उस पॉइंट के तौर पे। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो 24 की बात करेंगे। 24 में कौन कौन सी व्यवस्था दी गई है, इसके अंदर बहुत सारे अधिनियम है, बहुत सारे अधिनियम आपको पढ़ने, अधिनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बता दूं। तो अधिनियम के अंदर हम बात करेंगे उससे पहले जान लेंगे कि पॉइंट क्या दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो दिया हुआ है, कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, ठीक है ना। कारखाना आदि में सेकंड पॉइंट आपको डालना है इसके अंदर। कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, नियोजन का निषेध, ठीक है। एक बार मार्कर चेंज करें तो इसके बाद ये थोड़ा फीका चल रहा है, तो धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। याद रखो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, चाहती तो मैं एक क्लास के अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट करवा सकती थी, लेकिन कंप्लीट करवाने का कारण क्या है
कि बहुत ही मूल अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी आम व्यक्ति के जीवन में भी मूल अधिकार सबसे ज्यादा उसका मूल अधिकार होते हैं कि जिसके तहत उसको अधिकार मिला हुआ कि हाँ भी ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सभी के लिए जानना जरूर होता है किस प्रकार के मूल अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं, कौन सा अधिनियम अधिनियमित किया गया है, उसको सब कब संशोधित किया गया था। तो इसी के उद्देश्य में आपको छोटे छोटे टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध किस प्रकार है। तो आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 में याद रखना, अनुच्छेद 24 फैक्ट्री, कारखानों एवं अन्य परिसंकटों याद रखना, अन्य परिसंकटों जैसे स्थान हो जाते हैं के स्थानों पर 14 वर्ष से कम उम्र के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन निषेध है। नियोजन निषेध है। अब आपको बता दूं कि किस प्रकार से दिया हुआ है नियोजन निषेध है, यह प्रतिशत करता है, लेकिन यह है, आपको इसके अंदर ये भी लिखना है, लेकिन यह व्यवस्था किसी भी संकट यानी कि कोई गलत काम ना होने की, याद रखना, किसी नुकसान ना पहुंचाने की, यह व्यवस्था किसी नुकसान ना पहुंचाने वाले स्थानों पर में बालकों के नियोजन का निषेध नहीं करता। बालकों के नियोजन का निषेध नहीं करता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल यानी कि अधिनियम कौन कौन से बनाए गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम 1986 इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अन्य अधिनियमों को, बालक निषेध अधिनियम, बालक निषेध अधिनियम 1938। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम हो जाता है आपका 1948। उसके बाद बात करते हैं खान अधिनियम 1952। वाणिज्य अधिनियम, वाणिज्य पोत अधिनियम, परिश्रमिक अधिनियम 1958। उसके बाद आपका हो जाता है बाल श्रम, बागान श्रम अधिनियम 1951। मोटर परिवहन अधिनियम, परिवहन अधिनियम 1951। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला आपका हो जाता है, जैसा कि आपको बताया जाता है, मोटर बता दी मैंने आपको, प्रशिक्षु अधिनियम, जी हाँ प्रशिक्षु, ठीक है ना, प्रशिक्षु अधिनियम। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बोल के बता दूंगी, अधिनियम आपको याद रखनी है इसलिए मैं आपको एक एक करके लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो प्रशिक्षु अधिनियम की अगर बात करते हैं तो 1961 हो जाता है। बाकी आपका जो लास्ट हो जाता है बीड़ी तथा सिगार अधिनियम, बीड़ी तथा
सिगार कर्मकार अधिनियम 1900, ये आपको हो जाता है 1986। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छे से समझूंगी, याद रखना, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल के बता दूंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात करते हैं, पहला पॉइंट आपको दिया हुआ था कि मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का निषेध। सेकंड पॉइंट के अंदर अगर अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो वो आपका कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध की बात करता है। इस प्रकार का उल्लंघन का बहुत बार देखते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी होटल या दुकानों में गए हो तो बच्चों को वो बहुत ज्यादा 14 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चे होते हैं, जिसे आप बहुत नाम फेमस होता है, छोटू के नाम से बुलाते हैं, तो उस प्रकार के बच्चों का वहाँ पे काम कराया जाता है, तो उस आर्टिकल के तहत निषेध किया गया है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 फैक्ट्री कारखानों, आगे भी आपको इसी के बारे में बताऊं, तो फैक्ट्री कारखानों अन्य परिसंकट स्थानों जैसे कि किसी प्रकार का संकट हो सकता है उनसे बच्चों का नियोजन का प्रतिबंध किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। लेकिन यह व्यवस्था किसी नुकसान न पहुंचाने वाले स्थान में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। ये भी आपको याद रखना है कि इस प्रकार के बालकों को जहाँ पे कोई संकट प्राप्त न हो वहां पे जाने के लिए निषेध नहीं करता है। बात अगर करती है अधिनियम कौन से अधिनियम के हैं, तो सबसे पहले आपको होता है बाल श्रम अधिनियम 1986। इस व्यवस्था के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम माना जाता है। 1986 सबसे ज्यादा वो चर्चा में रहा था 1986। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा बालक निषेध अधिनियम आपको 1938 हो जाता है, कारखाना अधिनियम 1948 हो जाता है, खान अधिनियम 1952 हो जाता है, वाणिज्य श्रम अधिनियम श्रम पारिश्रमिक अधिनियम आपका 1956 हो जाता है, 1958 हो जाता है, बागन श्रम अधिनियम 1951 हो जाता है, मोटर परिवहन अधिनियम 1951 हो जाता है, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 हो जाता है। उसके बाद आपका याद रखना पीढ़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 हो जाता है। प्लीज आपको एक बार फिर से बोल के बता दूं, आप लिख लेना अगर आपको नहीं समझ में आया हो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको महत्वपूर्ण बताया था बाल श्रम अधिनियम 1986 हो जाता है। उसके बाद आपका दूसरा हो जाता है, जैसा कि आपको बताया था कि बालक प्रतिषेध अधिनियम 1938 हो जाता है, कारखाना प्रतिषेध अधिनियम 1948 हो जाता है, खान अधिनियम यानी कि किसी प्रकार के खान कारखाने में अधिनियम 1952 हो जाता है, वाणिज्य पोत अधिनियम प्रश्रमिक अधिनियम 1958 हो जाता है। अगर उसके बाद बात करते हैं तो बागान प्रश्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन अधिनियम 1951। अगली की अगर हम बात करते हैं प्रशिक्षु अधिनियम 1961 और बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966। यह किस प्रकार के अधिनियमित किए गए। उसके बाद बात करते हैं तो यह सभी जो आपके अधिनियम बनाए गए ये निश्चित आयु यानी कि 14 वर्ष, आपको जो भी निश्चित आयु निश्चित आयु से कम वर्ष के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करते हैं सभी अधिनियम। ठीक है, उसके बाद अगर आज हम चर्चा करते हैं किस प्रकार की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई थी, कब दी गई थी, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। तो आपको बता दूं बहुत धीरे धीरे समझते चलेंगे, याद रखना। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक क्लास के अंदर 2, 3 या 4 क्लास के अंदर कंप्लीट हो सकता था, लेकिन एक एक पॉइंट आर्टिकल पूरा डिटेल के अंदर ही आपका उसके तहत आपके अधिनियम सभी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास बनाई जाती है, तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट होती है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। और प्लीज अगर कोई परेशानी हो, कोई भी आपको अच्छी लगे या जो भी आपको परेशानी हो, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है ना, आगे अगर हम चर्चा करते हैं 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण को 1996 में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय जो है, ठीक है, बाल श्रम स्थापना का निर्देश दिया। अब इसकी स्थापना करने का कारण क्या था, क्या नहीं था, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता। तो आपको बता दूं जिसमें बालकों के नियोजित करने वाले बालकों को नियोजित करने वाले के द्वारा प्रति बालक यानी कि अगर एक बालक रखेगा तो याद रखना प्रति बालक 20,000 रुपए का 20,000 रुपए जमा करवाने का प्रावधान रखा। इसके द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विकास
में सहायता मिली। उसके बाद अगर बात करते हैं बालक अधिनियम संरक्षण, बालक अधिनियम संरक्षण आयोग, अधिनियम 1956, आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा राष्ट्रीय आयोग, याद रखना राष्ट्रीय आयोग किस प्रकार के, तो आपको बता दूं के द्वारा बालकों के अधिकारों के लिए, बालकों के अधिकारों के लिए संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोग स्थापना की बात की गई और बालकों के विरुद्ध बालकों के विरुद्ध अधिकारों को रोका गया। ठीक है, तो आपको बहुत एक बार सबसे से समझा दूं कि सबसे द्वारा ये रखा गया कि किस प्रकार का जुर्माना दिया जाएगा या आपका किस प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त किया जाएगा, किस प्रकार से रोक लगाई गई, इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो याद रखना शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात बताई थी आपको। तो कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का निषेध किस प्रकार रखा गया, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी जो बताई थी, सबसे पहले अधिनियम आपको याद रखनी। उसके बाद 1996 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यवस्था दी गई थी कि बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया गया, जिसमें बालकों को नियोजित करने वाले के द्वारा, याद रखना किसी व्यक्ति के द्वारा कारखाने या किसी भी फैक्ट्री या कोई भी प्रकार का फैक्ट्री दिया हुआ जिसमें बालक के नियोजन का प्रतिष्ठित किया गया था, अगर बालक का प्रतिष्ठित किया जाएगा तो उसके द्वारा प्रति बालक एक बालक रखने पर 20,000 रुपए के जुर्माने करवाने का प्रावधान रखा गया था। इसके द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विकास की भी सहायता मिलती, इसने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बालक अधिनियम संरक्षण आयोग 2005 के द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग जैसे आपका राज्य आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा बालकों के विरुद्ध अधिकारों पर रोक लगाई गई थी। आगे अगर हम बात करते हैं तो 2006 में सरकार के द्वारा किस प्रकार व्यवस्था की गई थी और कौन से अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था, तो याद रखना इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपको बता दूं 2006 की बात अगर हम करते हैं तो 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकर के रूप में एवं सार्वजनिक स्थान, जैसे कि आपको बता दूं कि किस प्रकार की सार्वजनिक फैक्ट्री हो सकती है, व्यावसायिक प्रकार की एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल या आपका चाय की दुकान, स्पा आदि में बच्चों के नियोजन को निषेध किया गया। इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नियोजन पे रखना, नियोजित करने वाले को
विरुद्ध दंडिक कार्यवाही का प्रावधान। दंडिक कार्रवाई प्रावधान, उसकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है, सॉरी आपको ये तक बता, दूसरे पेज पे डिस्कशन करेंगे, दंडिक कार्रवाई का प्रावधान किया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2006 में व्यवस्था की गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम छोटी जो आपकी शॉप होती है मार्केट के अंदर, किसी भी किराने की दुकान की अगर हम बात करते हैं, उस पर जो सामान वामान ले जाने आने का काम करते हैं, ढोने का काम, बहुत सारे छोटे बच्चों को मार्केट के अंदर देखते हैं। आपकी चाय की शॉप पे सबसे ज्यादा हम देखते हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस होता है कि छोटू के नाम से हम बुलाते हैं। तो हम इसको देख नहीं पाते कि अगर हम कहते कि यहाँ भी इसकी कुछ मजबूरी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार किसी बच्चे की मजबूरी होती है, उसके लिए वो काम करता है। लेकिन आपको किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, 2006 में सरकार ने बच्चों की घरेलू नौकर के रूप में एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अगर हम बात करते हैं, होटल हो जाते हैं, स्पा हो जाती है, चाय की दुकान हो जाते हैं, रेस्टोरेंट हो जाते हैं, वहीं आपका नॉर्मल किराने की दुकान जो मार्केट के अंदर होती है, इस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर काम करने के लिए बच्चों के नियोजन पर निषेध किया गया था। वहीं अगर बात करते हैं, इसमें 14 वर्ष से उम्र क्या रखी गई थी, उम्र का पैमाना क्या रखा गया था, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो याद रखना 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई की जाएगी, तथा उन्हें दंडिक कार्रवाई के लिए विरुद्ध किया जाएगा। कि पहले ये बोल दिया जाएगी, हाँ भी इस प्रकार की दंडिक कार्रवाई, इतना आपका पैसे का जुर्माना रखा जाएगा, इतनी साल का या फिर इतने महीने का आपका जेल का प्रावधान रखा जाएगा, आपकी सजा की प्रावधान रखी जाएगी। तो इस प्रकार का प्रावधान इस 2006 में सरकार के द्वारा किया गया था। आगे अगर हम बात करते हैं, बाल श्रम संशोधन 2016 वो क्या था और कौन से दिन को संशोधित किया गया था, किस प्रकार संशोधित किया गया था, ये आपको बस लास्ट पॉइंट हो जाता है इसके अंदर, शोषण विरुद्ध अधिकार के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बाल श्रम अधिनियम संशोधन, सॉरी ये आपको मिटाना नहीं था ऊपर वाला, बाल श्रम संशोधन, सॉरी संशोधन 2016। बाल श्रम संशोधन अधिनियम, बाल श्रम के अंदर किस प्रकार का, तो याद रखना निषेध एवं विनिमयन, ये आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना, निषेध एवं विनिमयन। बाल श्रम संशोधन 2016 के द्वारा मूल अधिनियम बाल श्रम निषेध एवं विनिमय, ये आपको ब्रैकेट के अंदर जरूर लिखना, निषेध एवं विनिमय किस प्रकार का श्रम अधिनियम था, तो नियमन अधिनियम 1986 को संशोधित कर इसका मूल नाम बदला गया। और अब क्या नाम है आपको ये देखना है कि नाम क्या रखा गया था, तो याद रखना आपका बाल एवं किशोर श्रम, बाल एवं किशोर श्रम, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना वही निषेध एवं विनिमय भी कह सकते हैं बाल श्रम, ठीक है ना, एवं विनिमय अधिनियम 1986 कर दिया गया, ठीक है ना, 1986 कर दिया गया। एक बार आपको पूरा पढ़ के अगर हम बता दूं तो जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की, प्लीज एक बार पहले पॉइंट देख लेते कि सबसे पहले अनुच्छेद, उसके बाद आपको पूरा रिपीट कर दूंगा। सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको बताया था कि समानता का अधिकार जो होता है 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद अगर हमने बात की तो 19, 20, 21, 22 के अंदर आपके समान स्वतंत्रता का अधिकार दिया था। उसके बाद अगला जो आपका हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद अगला आएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो 25 से 28 वो भी अगर हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, याद रखना कारखानों आदि में बच्चों के प्रतिषेध को निषेध करता है, इनके बच्चों का बालकों के नियोजन को निषेध करता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसके अंदर कौन सा प्रावधान, तो मानव दुर्व्यापार एवं
सॉरी 12 श्रम को निषेध किया गया था, जो आर्टिकल 23 के तहत समझा था। और कुछ आपको वो बताया, जैसे यानी कि मैंने आपको अधिनियम बताया था, अधिनियम में आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम मैंने आपको उसके अंदर 1956 बताया था, इनके अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बताया था, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं तो इसका कौन सा था, बाल श्रम संशोधन 2016। सबसे मैंने आपको कुछ अधिनियम बनाए थे अनुच्छेद 24 के अंदर ही, तो उसमें सबसे अधिनियम मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट 1986 बताया था। उसके बाद बाकी के जो थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये बताया था। तो उसको संशोधित कब किया गया था, तो 2016 के अंदर बाल श्रम संशोधन 2016 क्या था, तो बाल श्रम संशोधन निषेध एवं विनिमय संशोधन 2016 के द्वारा मूल अधिनियम जो था, मूल अधिनियम कौन सा था, तो इसका नाम आपको देखना है बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 को संशोधित कर इसका मूल नाम बदला गया। और मूल नाम क्या रखा गया, तो याद रखना इसको नाम बदलकर बाल एवं किशोर, पहले क्या था ये आपको देखना है। तो पहले इसका नाम तो सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाल श्रम अधिनियम 1986 था, लेकिन नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम 1900 निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 कर दिया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हम बात करते हैं तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अगला इसके बाद टॉपिक रहेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक क्लास में पूरा क्लियर हो चुका है, ज्यादा बड़ा नहीं था, पूरी समझाने की कोशिश की है। अधिनियम संशोधन साथ ही में आपके आर्टिकल किस प्रकार की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस सन में की गई थी, सारा पूरा डिटेल में समझा है। तो बहुत अच्छी समझ में शायद आ भी गया होगा, नहीं आया तो जैसे कि मैं आपको बताती कि वह क्लास आप पूरी भी देख सकते हैं दोबारा से। बहुत अगर आपको इसके बाद एम लक्ष्मीकांत खुद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट टू पॉइंट एम लक्ष्मीकांत के बोर्ड पे आपको लिख के बाकायदा पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो बस आपसे किसी भी एग्जाम की, कोई भी आपका साथी है भाई बहन किसी के एग्जाम की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस यूपीएससी, आपको वनडे एग्जाम में क्वेश्चन किसी प्रकार बन सकता है। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होती है। एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या क्लास अच्छी लगे या किसी प्रकार परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।